सर पर ही बन जाए थोड़ा मामला। हाँ सर, किस तरह से देखते हैं कि क्या लग रहा है सरकार के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या है मसला? इस सरकार के ऊपर मेरा प्रश्न तो यह है कि सरकार नाम की चीज़ कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। अब देखिए, इस सरकार के गलत निर्णय के कारण से हिमाचल प्रदेश के पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ा झटका लगा है। 2023 में इस सरकार ने बाहरी राज्यों से जो हिमाचल प्रदेश में जो व्यावसायिक वाहन आते हैं, ऐसे वाहन जिनके पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है, उन सब पर भी इन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिया। और जिसमें से कि प्रतिदिन 5,000 रुपया, 3,000 रुपया, 4,000 रुपया, और जिसके कारण से बाहरी राज्यों के जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन सब लोगों ने हिमाचल प्रदेश की बुकिंग लेना बंद किया। उन्होंने कहा फिर पहाड़ दूसरे भी है, जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ है और उत्तराखंड में भी पहाड़ है, हम और जगह पर जाएंगे। और जिसके कारण से पर्यटन व्यवसायियों का भारी नुकसान हुआ है। और ये सब बात देश के अनेक राज्यों के लोगों ने जब रखी कि भाई भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 टैक्स, तो जब हम अगर एक जगह पर दे चुके हैं, अपने स्टेट का टैक्स हम दे चुके हैं, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का टैक्स दे चुके हैं, तो फिर किस बात का टैक्स? और उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार को भारत सरकार ने पत्र लिख करके कहा और अन्य राज्यों को भी कहा कि अगर कहीं पर भी इस प्रकार का कोई टैक्स लिया जा रहा, वो नहीं लिया जाना चाहिए, जिसके कारण से पूरे देश और दुनिया के अंदर पर्यटक बढ़े। लेकिन इस सरकार के कानों तक जून नहीं रेंगती। और मैं मानता हूँ कि ये सरकार पूरे प्रकार से जो आम जनमानस अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से कमाई करता है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि अभी कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, और जिस कैबिनेट सब कमेटी की एक स्टेटमेंट आई है, उसके एक माननीय मंत्री के द्वारा उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के समय में होम स्टे योजना प्रारंभ की, जिसके कारण से एक आम नागरिक को अपने घर में काम करने की छूट मिली, उस सब को भी अब स्ट्रीमलाइन करने के लिए अब उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो पानी है, जो बिजली है, उस पर भी अब कमर्शियल रेट लगेगा। और जो होम स्टे की जो रजिस्ट्रेशन करते थे, उसकी राशि भी लगभग 3 गुना तक बढ़ाई जा रही है। और मैं कहूँगा कि 5,000 के लगभग होम स्टे चलते हैं। ऐसे सब लोगों से ये करना भी कुठाराघात है। इसलिए मैं इस सरकार के ऊपर मेरा प्रश्न है कि इस प्रकार के कार्य ना करें, क्योंकि पर्यटन उद्योग के कारण से हर व्यक्ति तक रोजगार पहुंचता है, हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। और जिसके कारण से जब हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को पर्यटन के कारण से अपने प्रदेश में जब रोजगार प्राप्त होता है, तो यहाँ से नौजवानों को जो पलायन है वो रुक जाता है। और पहाड़ बसे रहने चाहिए और पहाड़ों से पलायन नहीं होना चाहिए। और सरकार को इस प्रकार की जो यानी जन कल्याणकारी योजना के विरुद्ध जो निर्णय है, उनको वापस लेना चाहिए। नशा माफियों की बात कर रहे हैं सर, खनन माफियों की बात कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या स्टेटस फिलहाल है? देखिए, नशा माफिया की बात तो मैं ये कहूँगा कि गत दिनों मनाली के शराब के ठेके से वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कस्टमर कहता है कि इस बोतल पर तो 140 रुपये का रेट है, लेकिन जो ठेके का सेल्समैन है वो कहता है कि 260 रुपये दीजिए। और फिर वो मानता नहीं है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि MSP के साथ कितना होगा, तो उस पर भी नहीं मानते कि 260 रुपये ही मुझे चाहिए। और फिर वहाँ पर दुकान में ना किसी प्रकार का बिल है, ना कोई डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है। तो मुझे लगता है कि इस सरकार का नियंत्रण, इनका आशीर्वाद ऐसे शराब माफिया पर है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक वो जो वीडियो वायरल हुआ तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की होगी। और दूसरा मैं कहूँगा कि शराब माफिया और शराब के ठेकेदारों को इतनी छूट दी गई है। और अभी परसों की ही बात है कि एक ट्रक जिसमें बियर मार्क का थंडरबोल्ट की 1800 बोतलें और जिसमें बियर मार्क यानी 2 वर्ग की 960 बोतल, लगभग 2760 बोतल से भरा ट्रक पकड़ा गया। आखिरकार इतने बड़े लेवल पर शराब की तस्करी हो रही है, बियर की तस्करी हो रही है, इस सब के पीछे कौन जुड़े हैं? क्या कोई इस प्रकार के कारण तो नहीं है कि आपने हिमाचल प्रदेश के स्थानीय शराब के ठेकेदारों को
इतनी ज़्यादा छूट दे दी कि यहाँ पर इतना महंगा मिल रहा है, जिसके कारण से शराब तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं। और आपका आशीर्वाद, चाहे शराब तस्करी करने वाले हैं, चाहे शराब का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके मुताबिक ये सरकार चल रही है। और उसी तरह मैं कहूँगा कि खनन माफिया पर भी पूरे प्रकार से ऐसे लोगों का नियंत्रण चल रहा है कि सरसई का गांव, रांगड़ी का गांव, जहाँ के घरों को खतरा है, गांव के लोग मीडिया के सामने आ रहे हैं, अपने आप मशीनरी को पकड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी सरकार का कोई उनको रोकने का कोई प्रयास नहीं है। और सरकार के अधिकारी ये कहते हैं हमको इस बात की सूचना नहीं है, जबकि बरसात के दिन हैं और नदियों में किसी भी प्रकार का खनन करने की कोई परमिशन होती नहीं है। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ, चाहे खनन माफिया है, चाहे शराब माफिया है, चाहे लैंड माफिया है, हर तरह के माफिया पर इस सरकार ने पूरा अपना हाथ रखा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं विपक्ष का नेता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और विपक्ष का नेता होने के नाते ये कहूँगा, ऐसे जहाँ पर भी कोई गलत काम होंगे तो डट करके हम उनका विरोध करेंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि जिन भी नेताओं का इस प्रकार के लोगों पर यदि किसी तरह का कोई संरक्षण है तो अपना संरक्षण हटा दे, क्योंकि आना जाना राजनीति में लगा रहता है। कब सत्ता में हो, कब सत्ता से बाहर है, तो कोई पता नहीं चलता, हिसाब किताब जल्दी होते हैं। लेकिन ऐसे गलत लोग जो समाज के विरोधी हैं, समाज को नशे की ओर धकेल रहे हैं, ऐसे सब लोगों पर नियंत्रण लगाना अत्यंत आवश्यक है। सर बजट जो 2024 का जो केंद्र सरकार से अभी बजट आना है, उस पर आप कुछ बोलिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार का बजट कल 24 तारीख को आने वाला है। निश्चित रूप से देश को नई दिशा देगा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का 12वां बजट है, जो इस वर्ष का पहले अंतरिम बजट आया था चुनावों से पहले। और निश्चित रूप से इस बजट में एक ऐसी छाया के दर्शन होंगे कि जिसमें हमने कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी, तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उसमें 2047 तक भारत दुनिया का विकसित देश बनेगा। उसके पूरे के पूरे दर्शन इस बजट में होने वाले हैं।